गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग अर्थात सहयोगी अधिगम का संगठन। कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम या सहयोगी अधिगम भारतीय विद्यालय प्रणाली में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहां बालक समूह में कार्य करते हों। समावेशी कक्षा में जहां असंख्य बालक होते हैं वहां बच्चों को सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से बच्चे सीखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। वे समस्याओं के समाधान एवं कार्य पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहकारी शिक्षा बालकों को शैक्षिक योग्यता एवं निपुणता हासिल करने में मदद मिलती है, जैसे सुनना, प्रश्न पूछना, मदद लेना, उत्तर देना, सुझाव देना आदि। अध्यापक योजनाकर्ता एवं मूल्यांकनकर्ता का कार्य करता है। उसको सुनिश्चित करना पड़ता है कि बालक अपने अधिगम का उत्तरदायित्व खुद ले, कि उनका ध्यान समूह के सदस्यों के मध्य बातचीत पर बना रहे। समूह का प्रत्येक सदस्य सीखने में एक दूसरे की मदद करे। प्रत्येक सदस्य अच्छी सामाजिक निपुणता हासिल करे। अब हम लोग जानेंगे सहकारी अधिगम के उद्देश्य। समावेशी व्यवस्था में सहकारी अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, बालक को सहकारी अधिगम की अवस्था में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिले। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना, बालक को अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए प्रोत्साहित करना, सहकारी समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना, सक्षम और अक्षम बालकों के मध्य दोस्ताना वातावरण सुनिश्चित करना, परस्पर सहयोग और मदद के माध्यम से समस्या निदान की निपुणताओं को विकसित करना। अब हम लोग जानेंगे सहकारी अधिगम के लिए दिशा निर्देश। एक अध्यापक को सहकारी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अध्यापक को पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। उसे बालकों को समूह में बांटना चाहिए। हर समूह को छोटे आकार का होना चाहिए। उसे बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक या दूर ना रहें। उसको समूह के हर सदस्य को भूमिका प्रदान करनी चाहिए, जैसे नेता एवं सदस्य आदि। उनको इनकी भूमिकाओं को बदलते भी रहना चाहिए। वह समूह को कार्य भी दे और इसके साथ ही सामग्री भी वितरित करे। वह व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करे। वह समूह एवं समूह के बालकों के मध्य परस्पर वार्तालाप भी सुनिश्चित करे। अब हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी अधिगम का संगठन। सहयोगी अधिगम का संगठन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
नंबर 1, जहाँ तक हो सके समूह को एक जैसा रखना चाहिए। विद्यार्थियों की योग्यता एक समान होनी चाहिए। विद्यार्थियों का विभाजन एक ही बार करना चाहिए जो पूरे वर्ष तक रहे। कई बार विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार समूह बदलना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी समूहों को सही नाम दिए जाने चाहिए। समूह की संख्या कम से कम होनी चाहिए। सहयोगी अधिगम के लिए समूह के सदस्य वृत्ताकार में बैठे हों। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हों तो समूह में अंतर होना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से परेशान ना हों। कुछ अच्छे विद्यार्थियों को समूह का नेता बनाना चाहिए। हर समूह में एक नेता आवश्यक है। अगर कक्षा की संख्या अधिक हो तो समूह भी बड़े बनाए जाने चाहिए। शिक्षक को समूह के लिए भिन्न भिन्न कार्य तैयार करने चाहिए। समूह का नेता प्रत्येक कार्य को निर्देश देता है। समूह इस तरह से बैठे कि शिक्षक आसानी से निर्देश दे सके। शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक समूह के सदस्य को सही समझ हो और उन्हें क्या करना है। और नंबर 14, जब सहयोगी अधिगम का कार्य चल रहा हो तो शिक्षक को उसका निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है हमारा एडवांटेज यानी कि लाभ। सहयोगी अधिगम के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, इससे सभी का विकास होता है। नंबर 2, सभी विद्यार्थी इससे प्रोत्साहित होते हैं। नंबर 3, विद्यार्थियों के सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। नंबर 4, सहयोगी अधिगम में बहुत वार्तालाप होता है जिससे विद्यार्थियों की शर्म और हिचक कम होती है। नंबर 5, प्रत्येक विद्यार्थी अपने कार्य के लिए जवाबदेह होता है और इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 6, यह प्रत्येक को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करता है। नंबर 7, इस तरह के अधिगम में वातावरण अच्छा होता है। नंबर 8, इससे भाषा के अधिगम में सहायता मिलती है तथा अधिगम अर्थपूर्ण बनता है। नंबर 9, इसमें अभ्यास ज़्यादा होता है जिससे अधिगम में सहायता होती है। नंबर 10, इसमें समूह के सदस्यों में बातचीत के अवसर बढ़ते हैं। नंबर 11, इससे अच्छे संबंध बनते हैं। नंबर 12, सभी सदस्य समूह में मनोवैज्ञानिक रूप से समायोजन करते हैं। नंबर 13, सदस्यों की सामाजिक निपुणता बढ़ती है। और अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस अर्थात सीमाएं। सहयोगी अधिगम की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। सभी विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा आकांक्षा रखी जाती है। इसमें ज़्यादा बल सामाजिक कौशल पर होता है न कि भाषा शिक्षण पर। इसमें विद्यार्थी समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी। छात्र को विषय का सतही ज्ञान प्राप्त होता है न कि गहन। नंबर 5, यह आवश्यक नहीं कि छात्रों का आपस में तालमेल स्थायी रूप से बना ही रहे। अब हम लोग जानेंगे सहकारी अधिगम की लाभ एवं सीमाएं जो कि निष्कर्ष निकालती हैं। क्या निष्कर्ष निकालती हैं उसको समझेंगे। सहकारी अधिगम के कुछ निश्चित लाभ जो अभी हमने जाने और सीमाएं जानी, ये केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को ही लाभ नहीं पहुंचाता बल्कि अन्य बालकों को भी लाभ पहुंचाता है। ये अधिगम के प्रति व्यक्तिगत जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। यह विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की मदद के लिए सुविधाजनक है। जब सक्षम एवं असक्षम बालक एक ही समूह के साथ सीखते हैं तो उपयुक्त एवं सफल परिणाम सामने आने लगते हैं।
सहकारी अधिगम की स्थिति में बालक विविधताओं को स्वीकार करना एवं आदर करना सीखते हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक सीखते हैं कि उनमें वे सभी बातें मौजूद हैं जो अन्य बालकों में हैं। सहकारी शिक्षा समूह के अन्य सदस्यों में परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करता है। ऐसी वार्ताएं नई अवधारणाएं उत्पन्न करती हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक इन अवधारणाओं को अपने वर्तमान ज्ञानात्मक ढांचे के साथ समानता दिखाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वह इन नवीन ढांचों को स्वयं में ढालते हैं। ये सब उसके ज्ञानात्मक आधार को मजबूत करने में मदद करता है। सहकारी अधिगम एक समूह को नियोजित एवं संगठित करने में बहुत समय लेता है। अगर अध्यापक समूह के सदस्यों का मार्गदर्शन करने में सफल रहता है तो उद्देश्य लुप्त हो जाएगा और प्रक्रिया खिचड़ी बन जाएगी। तो वर्तमान समय में इस प्रक्रिया को सहयोगी अधिगम के रूप में जाना गया है और इसमें बालकों को बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। सभी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध उनके बनते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आपस में सभी विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।